So today we are starting with the PT 365 Science and Technology. So the first topic is biotechnology. हाँ, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है जीनोम एडिटिंग. तो जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, मतलब जीनोम एक सीक्वेंसिंग चीज होती है. जीनोम मैपिंग का मतलब होता है कि हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस है वो कैसा कैसा है, मतलब जो उसमें 4 न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं एटीजीसी, वो कैसे कैसे सीक्वेंस में है, तो उसको हम बोलते हैं जीनोम मैपिंग. तो अगर उस सीक्वेंस को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे या एडिट करने की कोशिश करेंगे तो उसे हम बोलेंगे जीनोम एडिटिंग. ओके, तो जीनोम एडिटिंग के लिए मतलब उसी में एक ऐसे ये काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं. उसमें से एक ये है कार टी हाँ कार टी थेरेपी करके. तो ये यूज होती है टू फाइट कैंसर. और इसमें इसके लिए आप ये डायग्राम रेफर करें. मतलब इसमें क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड लेंगे टू गेट द टी सेल्स. तो टी सेल्स और बी सेल्स, मतलब काफी सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. बी सेल, टी सेल, एनके सेल्स. तो जो टी सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, वायरस को अटैक करते हैं. तो वो वायरस को अटैक जब ही करेंगे जब उन्हें पता होगा कि कहाँ पर अटैक करना है. तो इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसमें से टी सेल्स लेते हैं, उसके अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं और फिर उसको दोबारा से पेशेंट के अंदर अंदर डाल देते हैं. तो क्या होगा कि अब टी सेल्स उन्हीं सेल्स को अटैक करेंगे जो इंफॉर्मेशन उनके पास है. तो अच्छा, इसमें कोई बताएगा एक बी सेल्स क्या काम करते हैं टी सेल्स के लिए? ओके, तो जो बी सेल्स होते हैं ना वो मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं ये, सॉरी, हेलो. हाँ, तो एंटीबॉडीज को ना प्रोड्यूस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी सो एज टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी फ्रॉम द डिसीज. हाँ यस करेक्ट. मतलब जो बी सेल्स होते हैं ना वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे. और वो एंटीबॉडीज क्या होती है ना, किसी भी वायरस पे जाके अटैच हो जाती है. फिर जिस पे वो अटैच होंगी ना उसी पे टी सेल्स अटैक करेंगे, सिर्फ उसी वायरस पे. तो वो थोड़ा चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब ये टी सेल्स में एडिट कर देते ताकि वो उसी वायरस पे अटैक करें. तो अब इसमें क्या है कि हाँ, ये टू ट्रीट, मतलब जो ये हमने कार टी थेरेपी बनाई है, ये इट इज यूज टू मतलब इम्यून टू गेट द इम्यून सेल्स, टी सेल्स. और ये एक टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं. और ये यूज होंगे टू फाइट कैंसर. तो हम इसे एडिट करेंगे और टू फाइट कैंसर के लिए. और फिर इसमें हाँ ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन कि इसको कौन मतलब वो कर रहा है. तो ये है BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, NDBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो जो ये कार टी सेल टेक्नोलॉजी है, ये मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज को हेल्प करेगी हमें फाइट करने के लिए. तो एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, गिब्लोब्लास्टोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड टाइप 2 डायबिटीज. ओके, तो इसमें ना ये कुछ अभी क्या ये हाँ, जैसे जो जीन एडिटिंग है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये इसमें काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसका रेगुलेशन कौन से एक्ट के थ्रू होता है. तो ये होता है EPA 1986. तो इसमें है ये रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स. तो ये रूल्स आए थे 1989 में, मतलब एक टाइप के अमेंडमेंट. वो EPA 90
1986 मतलब उसे वो करता है रेगुलेट। और एक इसी को ही रेगुलेट करने के लिए एक ये भी है, नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स 2017। तो ये है बाय ICMR, तो ये याद रखना दोनों। इसमें जो ये T और B सेल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो इसी में है कि जैसे जो B सेल्स थे वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो एंटीबॉडीज अटैच हो रही है वायरस पे, और फिर उसी वायरस को हमारे अटैक करेंगे T सेल्स। तो अब इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की हो सकती है, तो इनेट या फिर एक्वायर्ड। इनेट जो होती है इम्यूनिटी, इसका मतलब होता है कि नेचुरल है, मतलब वो बाय बर्थ हमें ऐसा मिला है। और एक्वायर्ड होती है कि हमने बाहर से ली है, वो मतलब एडेप्ट करी है। तो इनेट जो इम्यूनिटी होती है ना, उसमें क्या होता है, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है। जैसे कि जो हमारी स्किन है, ईयर वैक्स होता है, टीयर्स होते हैं हमारे, और मतलब मेन स्किन है हमारी। और तो ये सब जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जो भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो वो जैसे स्किन के थ्रू कर सकता है, या ईयर्स के थ्रू कर सकता है, नोज के थ्रू कर सकता है। तो उसके लिए डिफेंस के लिए ये इनेट होता है, ठीक है। तो इसमें स्किन, टीयर्स, आइज के थ्रू भी कर सकता है, तो वो टीयर्स प्रोटेक्ट करते हैं उसे। और दूसरा होता है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड के अंदर आपका नेचुरल भी आ सकता है, आर्टिफिशियल भी आ सकता है। तो नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल इम्यूनिटी में होता है कि अगर आपने ना एक इनएक्टिवेटेड वायरस डाल दिया हमारी बॉडी के अंदर, और फिर बॉडी उसे मतलब डिटेक्ट करेगी, और फिर वो एक मतलब वो बना देगी, मतलब हम इन्फेक्ट हो चुके हैं किसी चीज से। हाँ सॉरी, नेचुरल इम्यूनिटी होती है कि अगर हमें कोई डिजीज हुई है और उसके बाद हमारे अंदर अगर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो वो होगी नेचुरल। और अगर आर्टिफिशियल है, तो हम एक वायरस को मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस डालेंगे, ताकि हमारी बॉडी उसे पहचाने, या फिर उसे डायरेक्ट वैक्सीनेट कर देंगे, मतलब बाहर से एक एंटीबॉडी डाल देंगे। तो वो है इसमें एक्वायर्ड में। और ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो ये, हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये हम टी सेल्स और बी सेल्स का यूज करते हैं। तो जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं वो थोड़ा दे लिव लॉन्गर देन द इनेट सेल्स। तो इनेट सेल्स से थोड़ा ज्यादा रहते हैं, और ये ना लिम्फोसाइट्स के पार्ट हैं। तो वो होता है ना कि WBC में 3 पार्ट्स होते हैं, WBC के, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। तो उसमें से जो लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे बी सेल्स, टी सेल्स, NK सेल्स। तो ये सब लिम्फोसाइट्स हैं, और ये सब हैं WBC का पार्ट, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट। तो जो, हाँ, जैसे इसमें लिखा है कि बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट आर यूज्ड टू अटैक बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स। और फिर हाँ, एक ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं हमारे पास फॉर इम्यून सिस्टम। तो उसमें से एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस क्या होता है कि ये एक टाइप का मतलब सिग्नल देता है अदर सेल्स को कि हाँ ये वाला प्रोटीन है। तो मतलब ये अदर सेल्स को भी गाइड करता है। और अगर जैसे कोई भी जैसे फॉरेन इन्वेडर आता है हमारी बॉडी में, तो उसके पास कुछ प्रोटीन होगा, मतलब ये इस टाइप से उनको गाइड करता है कि ये वाला प्रोटीन है, ये वाला प्रोड्यूस करना है तुम्हें, और ये सब। तो अभी कोरोना वायरस जो था उसमें क्या था कि जैसे ये था ना हमारा साइटोकाइंस था, अगर ये बहुत ज्यादा Your voice is not audible, Sparsh.
Okay, so continuing with that. Next one is gene editing. ठीक है, तो we know what is gene editing. Actually में जो gene होता है यानी DNA होता है, DNA में you are making some specific changes. So that is your gene editing. ठीक है, and then coming to the this point, ठीक है, कि advantages क्या हो सकते हैं. तो जब हम gene को detect कर सकते हैं, we can like edit the main details. So what we are doing that time, we are actually trying to treat the disease, right? लाइक एड्स होता है, ठीक है, तो एड्स के अंदर जो लाइक डिफेक्टेड सेल्स होती है, ठीक है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है. या फॉर एग्जांपल ट्यूमर होता है, ठीक है, सो ट्यूमर एंड ऑल दोस थिंग्स हैं, उनका हेल्प लेके यू कैन जस्ट लाइक रेक्टिफाई द इफेक्ट. देन थेराप्यूटिक क्लोनिंग जैसे जो वो वाला हुआ था मैरिनोशिप टाइप्स वाला, ठीक है, तो दैट इज. उसके बाद वर्क कैसे करते हैं, तो ये अभी स्पर्श हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन. उसके बाद में टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है, जैसे आरएनए बेस्ड होता है, ठीक है, तो आरएनए बेस्ड में क्या होता है कि जो आरएनए का शॉर्ट सीक्वेंस होता है, ठीक है, दैट इज बीइंग करेक्टेड देयर. एंड इन प्रोटीन बेस्ड में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन को कट करके डीएनए के साथ बाइंड किया जाता है और आरएनए में आरएनए को बाइंड किया जाता है. देन टेक्निक्स में दिस इज अगेन अ पीवाईक्यू, ठीक है, ये वाला पीवाईक्यू है, वी नो दिस. So we should know this in detail. ठीक है, तो Cas9 जो है वो एक टाइप का लाइक सीजर है, ठीक है, जिससे ये टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट की जाती है. जैसे क्रिस्पर जो है वो डीएनए टारगेटिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है, जिसके अंदर एक आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, उसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि सो दैट वो अपने डीएनए के साथ पेयर अप कर सके. ठीक है, तो ये वाला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द थिंग इज यू शुड जस्ट हैव आइडिया कि ये क्या है. ठीक है, उसके बाद में ZFNS, तो जिंक फिंगर nucleases. Okay, so again this goes the same कि इसके अंदर क्या होता है, डीएनए का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जिंक फिंगर न्यूक्लियस होते हैं, उनको फिर डीएनए के साथ बाइंड किया जाता है. ठीक है, और फिर जो डिफेक्टेड वाला होता है उसको रिमूव करके इसको रिप्लेस कर दिया जाता है. एंड टैलेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू, दो ये आज तक नहीं आया बट माइट बी एनी टाइम इट कैन बी आस्क्ड. सो जो टैलेंट्स होता है, टैलेंट्स के अंदर अगेन सेम होता है, बस इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन वाला इफेक्ट होता है. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इफेक्ट जो होता है वो न्यूक्लियस को रिप्लेस कर देता है और उसके बाद में वो नॉर्मली ना लाइक पहले की तरह इट स्टार्ट्स वर्किंग. उसके बाद में ये जस्ट हैव आइडिया कि जो क्रिस्पर बेस्ड नेटवर्क है, ठीक है, ये डेवलप अभी रिसेंटली में स्टरलाइजेशन करवाने के लिए यूज किया गया है. ओके, एंड उसके बाद में ये बस जो PGSIT है, ठीक है, PGSIT ये वही प्रिसीजन गाइडेड स्टेरल इंसेक्ट टेक्निक. ओके, तो इसमें क्या होता है कि यही जो जिनको ले गए होते हैं, तो व्हाट दे विल डू, ये मेल पार्टनर होगा, मतलब जो मेल पार्टनर होगा, सो उससे क्या है उसको रिप्लेस करवा दिया जाएगा, सो दैट कि अगर ओनली फीमेल होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एंड इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहां पे उनकी जो पॉपुलेशन ओके. सो GM क्रॉप्स के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक्स जो जीन होते हैं, ठीक है, जीन को लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ठीक है, तो एक न्यू प्लांट होगा और एक ओल्ड प्लांट होगा, तो ओल्ड प्लांट जो है उसमें कुछ जीन को रिप्लेस करवाए जाएंगे, सो दैट उसी में आपको दोनों क्वालिटीज मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है और ये जो है ये बहुत ज्यादा जब ग्रोथ आती है तो उसकी वजह से ये प्लांट जो है इसकी रेजिलियंस खत्म हो जाती है एंड बहुत मुश्किल हो जाता है इसको स्टैंड अलोन करना लेस मॉइस्चर एंड वाटर के साथ. सो इन दैट केस व्हाट हैपन इज ये जो प्लांट है इसका एक ऐसे जीन के साथ करवाया जाएगा फर्टिलाइजेशन जो कि स्टेंड कर सकता है आराम से ग्रोथ या लाइक ना क्लाइमेट वेरिएशंस को बहुत ज्यादा. ठीक है, फिर जब इसका टिश्यू कल्चर के थ्रू ऐसा करवाया जाएगा तो एक नया प्लांट आएगा जिसके अंदर वो सभी ट्रेड्स होंगे जो हमें चाहिए थे, जैसे कि ड्रॉट रेजिलियंट हो. जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की साइड में और इधर थोड़ा छत्तीसगढ़, यहाँ पे ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि ड्रॉट फेस करते हैं, तो ड्रॉट फेस होने की वजह से वहाँ का एग्रीकल्चर काफी हैम्पर हो जाता है. तो वो हैम्पर ना हो इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा जिनोम इसका मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज किया जा सकता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग उनकी की जाती है. ओके, तो अभी रिसेंटली इंडिया विल इंपोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मिल फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी यूज्ड एज अ लाइव स्टॉक फीड. लाइव स्टॉक को फीड करवाने के लिए सोया मिल वुड बी
इम्पोर्टेंट। तो अब इसमें एक चीज आ जाती है जीईएसी। कैन एनीवन टेल मी जीईएसी कुछ जो एक्ट कौन सी एक्ट में आता है एंड कौन सी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है जीईएसी को? MOEFCC. करेक्ट। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। ओके, उसके बाद में जीएम क्रॉप्स के बेनिफिट क्या है? सो दिस माय स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल, राइट? इफ एनी इश्यूज यू आर फेसिंग जस्ट No, it's clear. ओके, सो बेनिफिट्स क्या क्या है? सो सी बेनिफिट्स में क्या क्या? फूड सिक्योरिटी, एज वी सी कि अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉट होगी, ड्रॉट की वजह से देयर वुड बी नो कल्टीवेशन एंड देयर वर नो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वुड बी देयर, सो दैट वुड बी हॉल्टिंग द फूड सिक्योरिटी रिवर्सली। सो वी नो कि उसमें इट कैन हेल्प बिकॉज ड्रॉट वाला एग्जाम्पल देखा तो यू कैन जस्ट लाइक सप्लीमेंट इट है। देन क्रॉप की प्रोटेक्शन बच जाएगी, ठीक है। बेटर टॉलरेंस वुड बी देयर हार्श क्लाइमेट कंडीशन, जैसे इसमें ये ड्रॉट वाला इधर भी फिक्स हो गया, ठीक है। रिड्यूस यूसेज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, क्योंकि उनमें इतना कैपेबल बना देंगे उन क्रॉप्स को कि वो अच्छे से सिंथेसाइज कर लेगी पेस्टिसाइड्स एंड ऑल को, उनकी यील्ड्स को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। देन सोया मिल जो है वो एक लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल से बनाया गया था, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट कंसर्न्स में देयर इज नथिंग न्यू जो नहीं पता है, तो ये पता ही आपको इकोलॉजिकल कंसर्न्स है। ओके, उसके बाद में बायोसेफ्टी कंसर्न्स आर देयर, न्यूअर प्रोटीन इन द जीएम क्रॉप्स एंड सोशल इकोनॉमिक कंसर्न्स में क्या आएगा? पेटेंट वाला इशू आ जाएगा, देयर वुड बी पेटेंट वाला इशू, ठीक है। उसके बाद में डीएनए हैज बीन ऑल्टर्ड, तो इस वजह से, क्योंकि दो सी वी आर जस्ट लाइक नो प्लेइंग विद द नेचर, क्योंकि जो चीज नेचुरली नहीं है वी ट्राइंग इट बाय आर्टिफिशियल means, and the artificial things is always just like being conflicted in the nature. So GM crops को commercially कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1996 में। इंडिया में अभी एक ही क्रॉप है दैट इज लाइक अलाउड टू बी लाइक कमर्शियली कल्टिवेटेड। विच क्रॉप इज दैट? GM cotton. Correct. Okay, so BT cotton is the only genetic modified crop जो अप्रूव हो चुके कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। ओके, एंड देन बीटी ब्रिंजल। सो बीटी ब्रिंजल में बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बीटी वाला, ठीक है, बिकॉज इसको बैसिलस थ्रिंगिस देयर वाज अ पीवाई, मतलब बहुत ज्यादा पहले, अराउंड 1995 समथिंग। सो उन्होंने उसमें पूछा था कि जो बीटी है, बीटी से फॉर एग्जांपल आपने ब्रिंजल या कॉटन या कुछ भी बनाया है, तो उसमें आपने क्या यूज किया? मतलब वायरस को यूज किया, बैक्टीरिया को, मोल्ड को, या फंगस को, किसको यूज किया? कैन एनीवन टेल? बैक्टीरिया होता है मैम, उसको यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया होता है, लाइक अभी ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बट ये क्वेश्चन 1995 में पूछा हुआ एक बार, ठीक है। सो दैट इज व्हाई लाइक आई मेड यू टू रिवाइज दिस, ओके। तो ये बैक्टीरिया वाला है, तो बैसिलस यहाँ पे लिखा भी होता है। बैसिलस बीटी जो है वो एक बैक्टीरिया का वो है, ओके। सो बीटी ब्रिंजल जो है वो एक क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड है सो दैट इट कैन कैरी अ जीन फ्रॉम द नेचुरली ऑकरिंग soil borne bacteria. And after that, again a PYQ 2018. You can check out your paper as well. Okay, so GM mustard was asked. धारा मस्टर्ड नहीं दिया गया था, उसमें सिर्फ DMH11 डायरेक्ट दे दिया था। यहाँ पे उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी कर दिया था सेकंड ऑप्शन में, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया था, ठीक है। एंड देन एनीथिंग एल्स व्हिच इज मिस्ड बाय अस। ओके, सो ये हमें पता है कि MOEFCC होता है और DBT जो होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रेस्ट नथिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया, तो ये वाला ये एक देख लेना, ये न्यूज में था, ठीक है, अराउंड 2020 में न्यूज में था। तो ये गुवाहाटी में पहला GM का रबर प्लांट जो है उसको कल्टीवेट किया गया है वहां पे, ओके। एंड दैट इज इट। देन कैन यू कंटिन्यू स्पर्शना? हाँ, यस मैम। इसी में करना है, मतलब शेयर्स that will be better. तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में जो होता है वही कि हम सीक्वेंस चेक करते हैं हमारे DNA का। तो शेयर स्क्रीन करना है मैम। If you can share.
तो इसमें क्या है कि जो डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, फिर न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, और क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे कंप्रेस्ड डीएनए, मतलब ऐसा इसमें बहुत सारे डीएनए होंगे, और डीएनए का कोई भी एक छोटा सा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे जीन। तो जो अच्छा मैं ऐसा पूछूं कि जीएनए प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या ये ट्रू होगा? True. उनके यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मतलब एनिमल्स में तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो प्लांट्स में कहाँ होते हैं? Nucleus, mitochondria, and chloroplast. हाँ करेक्ट। तो जो डीएनए है उसके अंदर ये 4 न्यूक्लिक एसिड के पेयर्स हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो AT से कनेक्ट होता है, GC से कनेक्ट होता है। और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है इसमें? Instead of thymine, you'll have uracil. करेक्ट मैम। तो इसमें क्या है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग में हम इसके बेस पेयर्स को उनका एग्जैक्ट ऑर्डर पता करते हैं, और फिर इसमें सीक्वेंसिंग, इसका क्या क्या वो है हमें मतलब क्या फायदा होगा, एडवांटेजेस क्या हैं कि हम डिजीज का पता कर सकते हैं कि कौन से, अगर हमें पता होगा कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है और उसकी मतलब सीक्वेंसिंग या मैपिंग हमारे पास होगी, तो हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सी डिजीज हो रही है, तो फिर उस पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो डिजीज के लिए काफी है जेनेटिक म्यूटेशंस को पता करने के लिए, और ये वायरस अगर स्प्रेड हो रहा है, कौन कौन से स्ट्रक्चर मतलब उसके चेंज हो रहे हैं, तो उससे जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। एक तो इंडिया का है ये इंडीजेन प्रोग्राम करके, तो इसको फंड करता है CSIR। तो CSIR काफी इम्पोर्टेंट बॉडी है। अच्छा अगर मैं ऐसा पूछूं CSIR का चेयरमैन कौन होता है, तो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। हाँ करेक्ट। तो CSIR का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। तो और दूसरा है ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो इसको कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है बायोटेक्नोलॉजी? साइंस एंड टेक। हाँ। और फिर तीसरा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये भी ऐसा ही है कि मतलब हमें पूरे एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन के थोड़े जीनोम्स को देखना है और फिर उस पर रिसर्च करनी है कि कौन सा जीन कहाँ है, कैसे डिजीज स्प्रेड हो रही है। तो फिर फ्यूचर में हम मतलब आगे अगर कोई वैक्सीन बनाना है या कोई डिजीज को ट्रीट करना है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसी से रिलेटेड एक ये है नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग। इसमें क्या है कि ये थोड़ा फास्टर टेक्निक है और चीपर भी है अपने ओल्डर टेक्नोलॉजी से। तो इसमें हम इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक वो सीक्वेंस बन जाता है, फिर हम उसको रिलीज करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू हम उसको सीक्वेंस को मतलब पता लगा सकते हैं कि डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस को। ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं, ये इसमें इम्पोर्टेंट होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये ऑर्गेनाइजेशंस का बताना चाहिए। टेलोमियर टू टेलोमियर कंसोर्टियम क्या है? इन्होंने मतलब सीक्वेंस सब कर लिया है। फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। ओके मैम। तो फिर ये एक बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस हैं, तो ये आई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ये रिलीज करी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है प्राइड का? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डेटा है, बायोलॉजिकल डेटा, उसको
स्टोर और प्रिजर्व और ये सब, इस सब के लिए है वो। तो ये है इसमें, अंडर दीज गाइडलाइंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा जनरेटर, प्रोड्यूसर, सबमिटर टू डिपॉजिट डेटा in an appropriate database in the notified data repository। तो इससे पहले भी ये एक आ चुका है, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 फॉर enabling the sharing, access and storage of biological data। तो अभी इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हम बाहर डेटा को स्टोर करते थे, बायोलॉजिकल डेटा को, तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो अभी एक गाइडलाइंस आई है। तो इसमें क्या ये एडवांटेजेस हैं इसके कुछ, कि डाटा मस्ट बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, अनबायस्ड एंड वेरीफिएबल, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक एंगेजमेंट। तो ये मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और प्रीलिम्स में एक तो ये जो है कि कौन इस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसमें ऐसा भी दे सकते हैं हमें कि मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे दे, ICMR दे दें या CSIR दे दे, कुछ भी दे दे। तो उसमें ये याद रखना कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है एक, ये एक, तो ये है मतलब मेन इसमें। तो इसको कौन, किसके अंडर है ये, बाय DBT, वही DBT है। और ये शायद से एक वेबसाइट है IBDC, तो जिस पे हमारा सारा डेटा स्टोर होगा। तो उसी के एक नेटवर्क को, जो भी हम डेटा सेंटर्स बनाएंगे, डेटा सेट्स बनाएंगे, उसी के नेटवर्क को हम बोल देते हैं बायोग्रिड। तो ऐसा पूछे कि बायोग्रिड क्या है, तो ये डाटा स्टोर करने का एक नेटवर्क है। और इसमें हाँ ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो पूछेंगे कि क्या ये पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है या नहीं ये डेटा। तो इसमें भी 3 स्टेप्स हैं कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो वो ओपन टू ऑल है, कुछ होगी जो मैनेज्ड होगी, और कुछ होगी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो परमिट, मतलब उसको एक्सेस करने का कोई परमिट नहीं होगा। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मतलब जो डेटा, जैसे अगर किसी का डेटा वहां पर स्टोर है, तो क्या वो उसे रिमूव कर सकता है डेटा को। तो हाँ, यस। तो कैसे कि वो एक रिक्वेस्ट डालेंगे टू द सबमिटर, और उसमें मतलब क्लेम देंगे कि भाई हमें क्यों ये डेटा को रिमूव करना है, तो वो रिमूव भी हो सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि इट कैन बी रिमूव, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं हम डेटा को, और एक्सेस मतलब सारा डेटा नहीं एक्सेस हो सकता, या सारा नहीं हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और फिर ये है अपना, अगला इसमें कुछ किसी को कुछ ऐड करना है? ओके, तो अगला है राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज करेंगे हम फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होगा ये, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसमें क्या होगा ना कि हम RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में जो ये क्या कहते हैं, मतलब जो RNA है वो यूज करेंगे टू प्रिवेंट दोज प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड इन द पेस्ट। हम उस प्रोटीन को ही डेवलप नहीं होने देंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट। तो इसमें क्या होगा कि दिस कैन हेल्प इन टारगेटिंग ओनली स्पेसिफिक पेस्ट एंड अवॉइड डैमेज टू फ्रेंडली इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड अर्थवॉर्म्स। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम स्प्रे कर सकते हैं प्लांट पे, या उसके स्टेम पे इंजेक्ट कर सकते हैं, या रूट ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या सीड ट्रीटमेंट के थ्रू। तो ये एक प्रोसेस है कि वैक्सीनेटिंग प्लांट्स, ताकि वो पेस्ट फ्री हो। तो एक ही डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल्स में। तो प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और एनिमल सेल्स में नहीं होती। और जो हाँ प्लांट सेल्स होते हैं उसमें दोनों चीज होती है कि सेल वॉल जो होती है वो 2 चीज की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलोज। और प्लांट सेल्स का जो वैक्यूल होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। और कोई डिफरेंस कोई बताएगा?
ओके, तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ना वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। और एक सीलिया सीलिया करके एक चीज होती है, वो सीलिया क्या होता है, एक छोटे छोटे पैर से होते हैं ऑर्गेनिज्म के साइड में, तो वो यूज होते हैं फॉर मूवमेंट। तो वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और बाकी वही सेल वॉल का है कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल में नहीं होती। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। और हाँ, तो ये इसके बारे में बताया हुआ है कि RNA interference regulates gene expression by a highly precise mechanism called sequence-directed gene silencing by degrading specific messenger RNAs or by blocking its translation into protein. हाँ, तो कोई बताएगा कि mRNA, rRNA और tRNA में क्या डिफरेंस है? हेलो, am I audible? You're audible. ओके, हाँ, तो 3 टाइप्स के आरएनए होंगे, mRNA, rRNA और tRNA। तो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा है tRNA मतलब ये ट्रांसपोर्ट आरएनए। तो mRNA क्या करता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से लेता है, तो वो उसको मतलब आगे देता है राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो फिर ये जो हाँ, तो ये करता है वो। अच्छा, इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, तो वो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन? तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। और अगर ट्रांसलेशन है तो वो आरएनए जो है वो प्रोटीन में होगा, मतलब उसे कुछ बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड करके, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये 2 प्रोसेस है। और जो tRNA है हमारा, वो क्या होता है कि इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम राइबोसोम्स टू mRNA। और जो हमारा rRNA है वो इट इज यूज टू फॉर्म राइबोसोम्स। तो ये 3 चीज याद रखना कि rRNA इज यूज टू फॉर्म राइबोसोम्स, और tRNA is transportation of amino acids from ribosome to mRNA, और mRNA is used to transmit information from DNA to ribosomes for the protein synthesis. और फिर हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी है। और ये जो RNAi है occurs naturally in almost all eukaryotes। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? यू सिंगल सेल एंड मल्टीपल सेल्स का डिफरेंस है ना? हाँ, तो सही कहा मैम आपने। जो प्रोकैरियोट्स है वो मतलब उनमें सिंगल सेल मतलब सिंपल होते हैं, वो सिंपल सेल्स होते हैं, और यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स थे जो हमारे, वो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स थे, तो इसलिए उनके सेल्स इतने डेवलप नहीं थे। फिर यूकैरियोट्स
थोड़े एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो उनके सेल्स डेवलप हो गई। तो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें रिजिड सेल वॉल होती है, और जो यूकैरियोट्स है इनमें कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स में, बट प्लांट्स में होती है। और ये इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के? Blue green algae, example of prokaryotes. हाँ करेक्ट, ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई। तो फंगाई भी याद रखना कि वो यूकैरियोट है। और तो मतलब इसमें मेन चीज जो है ना कि RNAi टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो सकती है। एक तो ये पेस्टिसाइड्स वाला जो हमने पढ़ा, एक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाँ, ये दो चीज है इसमें इम्पोर्टेंट। और इसमें हम क्या करते हैं, mRNA जो है उसको यूज करते हैं ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही ना। और कैसे कैसे कर सकते हैं, स्प्रे, स्टेम इंजेक्शन, रूट ड्रेंचिंग। तो एक टाइप की वैक्सीनेशन है ये प्लांट्स के लिए। और हाँ, ये मतलब हार्म नहीं करता है फ्रेंडली इंसेक्ट्स को, सच एज बीज एंड अर्थवॉर्म्स। तो ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? अच्छा, एक स्टेटमेंट है, डज RNA आल्सो कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन? आई थिंक ट्रू, क्योंकि डीएनए से ही हम आरएनए करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। हाँ, बट जो ये है ना अपना RNA, ये पर्टिकुलरली वायरसेस की जेनेटिक्स के लिए यूज होता है। मतलब जो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलरली वायरसेस के लिए होगी। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो RNA दो ही चीजों के लिए यूज होता है, या तो प्रोटीन सिंथेसिस या फिर जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। ये दो चीज होती है। तो अगला चलते हैं। ये कुछ हैं चीजें छोटी छोटी, जैसे डार्क जीनोम। तो ये अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद ये वाला डिजीज और बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसका क्या मतलब होता है कि DNA आउटसाइड आवर जीन्स, इसको हम बोलते हैं डार्क जीनोम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डार्क जीनोम रेफर्स टू द DNA आउटसाइड ऑफ द रीजन्स ऑफ ह्यूमन जीनोम दैट आर नॉट यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज जीन्स बट कैन स्टिल कोड फॉर प्रोटीन्स। तो ये इसमें कि जो भी DNA आउटसाइड ह्यूमन जीनोम है उनको हम रिकॉग्नाइज करें, दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। So they are genes, proteins for which there is minimal knowledge or biological function, and allied to this, limited tools for their analysis. Thus, it adversely affect the precision medicine initiative. तो ये देख लेना, या किसी को ये कुछ मतलब अच्छे से समझ में आया तो बता दो कि क्या है।
जैसे फॉर एग्जांपल जीन्स होते हैं, ठीक है, तो जो जीन होता है उसमें सारी डीएनए की इंफॉर्मेशन लोकेटेड होती है। इन एनी केस जैसे जीन होते हैं, अगर जीन के अंदर इंफॉर्मेशन ना होगी, वो आसपास के जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है वो इंफॉर्मेशन उसमें होगी, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज डार्क जीनोम। वाई सो? बिकॉज उसको मोर लेस हम लोग डिटेक्ट नहीं करते, कंसिडरिंग की क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सभी डीएनए में होगी और जो प्रोटीन्स है उसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डार्क जीनोम, बिकॉज वो जो जीन है उसमें भी उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी कि उस मतलब उस प्रोटीन में भी उतनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जितनी कि जीन में है। और सर डार्क इसलिए बोला गया बिकॉज दैट इज लाइक ना दैट इज नॉट सो मच डिटेक्टेबल बाय द practitioners. So in that case it is called as dark genome. But in case अगर कल को आपकी मेडिकल सर्जरी या ऐसा कुछ किया जाता है तो उसमें अगर आपने प्रोटीन्स के जो जीन है उनको कंसिडर नहीं किया तो आपका जो प्रिसीजन है वो फेल हो सकता है। मतलब आप कोई मेडिकेशन कर रहे हैं और वो जो मेडिकेशन है आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कोई डीएनए है वो डिफेक्टिव था तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया, बट क्योंकि उसके आसपास का जो प्रोटीन था उसमें भी तो जीनोम था ना, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन थी, तो वहां पे तो अभी भी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव जीन्स हैं, यानी डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि इट विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रिसीजन मेडिसिन इनिशिएटिव, यानी वो सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट डार्क जीनोम सेज। ओके मैम। तो ये वाला जो है बॉर्ग डीएनए, ये भी अभी रिसेंटली फाउंड हुआ है। तो ये यूज होता है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में। जैसे ये वन पोटेंशियल की इन द फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या चीज है कि these are extra chromosomal elements, meaning that these DNA sequences are found outside the chromosomes that lie within the nucleus of most cells and that contain majority of an organism's genetic material. तो एक सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। तो ये बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम से बाहर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे बॉर्ग्स। तो ये जो बॉर्ग्स हैं ये यूज होंगे हमारे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में। तो ये है इसमें। और किसी को कुछ बताना है इसमें? बस इसमें उसमें एक डिफरेंस है, जैसे जो डार्क जीनोम था उसमें वो जो इंफॉर्मेशन थी दैट वाज आउटसाइड द जीन्स, ओके, एंड जो बॉर्ग डीएनए इसमें आउटसाइड द क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम से ही वो उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है तो ये उससे बाहर होगा। एंड इसके अंदर क्या होगा, इसमें और भी स्पीशीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ये ऑल्सो इट इज एग्जिस्टिंग इन द एनवायरमेंट एज वेल, नो, सो दैट assimilates the information from the another microorganisms as well. So that is the only difference between dark genome and Borg DNA. कंटिन्यू विद नेक्स्ट। जैसे अब नेशनल जीन बैंक है, तो नेशनल जीन बैंक के अंदर क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी जीन्स होते हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसका ये नेशनल जीन बैंक इंडिजीनियस बॉडी है। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी डीएनए, आपको किसी स्पीशीज को स्टडी करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट कलेक्ट द जीन फ्रॉम दैट जीन बैंक पर्टिकुलरली एंड देन यू कैन स्टडी ऑफ दैट। सो दैट विल हेल्प अस टू लाइक क्यूरेट न्यू मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, नए नए ट्रीटमेंट लाए जा सकते हैं। ये स्टार्टर थेरेपीज देयर, टीबी सेल्स थेरेपीज देयर, कार्टी, एंड वो जितनी भी 3 पैरेंट बेबी हैं वो सभी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका बेस नेशनल जीन बैंक बन सकते हैं। सो बिकॉज यू कैन डिराइव द इंफॉर्मेशन एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम। कंटिन्यू। हाँ, तो इसमें एक ये चीज है कि जो अभी रिफर्बिश्ड हुआ हमारा नेशनल जीन बैंक, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक ऑफ द वर्ल्ड विद द कैपेसिटी टू प्रिजर्व 1 मिलियन जर्नल प्लाज्म। और इसके अंदर ये चार टाइप की फैसिलिटीज हैं। या तो सीड जीन बैंक जिसको -18 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कायरो जीन बैंक -170 डिग्री टू -196, और विट्रो जीन बैंक फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, और फील्ड जीन बैंक।
इसमें ये याद रखना कि इंडिया का सीड वोल्ट कहाँ पर है। इंडिया सीड वोल्ट इज एट चंगला, लद्दाख इन द हिमालय। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स कहाँ हो सकती है, वो है जो वोल्ट है वो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वोल्ट इन नॉर्वे। तो ये दो फैक्ट हैं प्रीलिम्स के लिए, याद रखना। बाकी मैम ने बता दिया कि जीन बैंक में हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फिर आता है ये नैनो टेक्नोलॉजी, सेकंड टॉपिक। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है, अभी रिसेंटली एक ये नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर जो डेवलप हुआ है बाय नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विद इफको फॉर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ नैनो यूरिया लिक्विड। तो एक सेकंड। Okay, let me continue. Okay, no issues. So the next topic is regarding the nanotechnology. So here, what we should know, first of all, what is nanotechnology? What are the applications? Because the application wala part is really important. They have asked many a time, so you should be well versed with the definition basically, and what are the application. And recently there was like there is this nano urea liquid was in use. So we will go through this as well. So let us start with the nanotech. So नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, ठीक है, उन्होंने इफको के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें नैनो यूरिया लिक्विड को वो ट्रांसफर करने वाले थे। तो जो नैनो यूरिया लिक्विड है, इसमें इफ यू कैन सी, तो इसके अंदर क्या नैनो वर्ड इज देयर, ठीक है। तो ये नैनो स्केल के इसके अंदर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होंगे। वाई सो बिकॉज जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, दैट विल इम्पैक्ट द कल्टिवेशन। हाउ कम? जो इंडिया है वो पहला कंट्री होगा जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा नैनो यूरिया लिक्विड का। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये लिक्विड यूज होगा ना, तो इसकी वजह से जो हमें बाकी जो इसमें डालने पड़ते थे ना, मैन्योर एंड ऑल, तो उसका 50% से कम यूज हो जाएगा। मतलब सपोज पहले हम लोग 100% एक पूरा पैकेट यूज करते थे अपने कल्टीवेशन में। नाउ वी कैन जस्ट यूज द हाफ, बिकॉज अब हमने नैनो यूरिया लिक्विड है वो स्टार्ट कर दिया। वाई सो बिकॉज वो थोड़ा नेचुरल है। ओके, सो अगर वो नेचुरल होगा तो वी नो कि उससे सॉइल और एयर जो वाटर की क्वालिटी है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा उस पर, ठीक है। एंड देन वो चीपर होगा। वाई सो बिकॉज वो एक टेक्नोलॉजी से यूज किया गया एंड ऑल्सो वी आर जस्ट यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट। सो बेटरमेंट में भी अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी तो दैट विल नॉट रीच टू द ग्रासरूट लेवल एंड अगेन दैट टेक्नोलॉजी रिमेन्स द फेलियर, ठीक है। सो इस वजह से वो जो टेक्नोलॉजी है दैट विल हेल्प। अब नैनोटेक क्या होता है? नैनोटेक एक ऐसी साइंस या इंजीनियरिंग या वट एवर यू कॉल इट, वो एक ऐसा नैनो स्केल होता है जिसका साइज 1 ऑफ द 100 नैनोमीटर्स, मतलब 1 to 100 तक के नैनोमीटर्स का साइज होता है। लाइक 1-9 वाला जैसे साइज रहता है, तो सॉरी 10-9 वाला जो साइज होता है, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो जैसे कि जो नैनो मटेरियल होते हैं ना, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इसकी वजह से वो जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर वो रिएक्टिव होगा देन ओनली इट विल प्रोवाइड द बेनिफिट्स, और जो भी उसका नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट होगा वो उसी के सरफेस एरिया की वजह से ही ज्यादा होता है। तो जैसे जो नैनोटेक है वो कहाँ पे यूज करते हैं, तो वी नो कि जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है, कार्बन नैनो ट्यूब जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके मेडिसिन को जो ना इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड प्रिसीजन जो मेडिकेशन है वो हो पाएगा, टारगेटेड डिलीवरी हो पाएगी। उसके बाद में जो नैनोटेक है वो आपकी इसमें भी यूज होता है, एनर्जी विंड टर्बाइंस होते हैं या फ्यूल एफिशिएंसी से इनहेंस होगी। आफ्टर दैट बायोमेडिसिन के अंदर कैंसर मतलब वही रेडिएशंस निकलेंगे जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके, तो उससे भी यूज किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जा सकता है। इन्वायरमेंट के अंदर भी नो कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो वाटर है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, उसको प्योरीफाई किया जा सकता है, ठीक है, और उससे वो लेस पॉल्यूटिंग बना देगा। ओके, उसके बाद में अगर हम फूड की बात करें तो फूड के अंदर नैनो बायो सेंसर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक फूड है वो काफी टाइम से गोडाउन में था,
गोडाउन में फॉर एग्जांपल उसी समय में रेनफॉल हो गई कंसीडर, तो अब क्या बहुत ज्यादा पैथोजेंस और पिलफरेज और वो सब होने लग जाएगा। तो वो होने की वजह से क्या वो जो फूड है वो वेस्टेज ज्यादा होगा, तो उसमें क्या नैनो बायो सेंसर्स लगा देंगे, तो नैनो बायो सेंसर्स जो है उसको सेंस कर लेंगे उसके अंदर जो पैथोजेंस होंगे, और उसको सेंस करने के बाद व्हाट विल दे डू, वो जो फूड है उसको प्रिजर्व करें। ओके उसके बाद में है टेक्सटाइल। तो नैनो टेक्सटाइल्स काफी न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्मार्ट फैब्रिक्स होते हैं जो कि जैसे ना रिंकल उनमें सिल्वटे एंड ऑल, या वो बहुत ज्यादा ना श्रिंक नहीं होता है, ठीक है। और उसकी वजह से वो जो कपड़ा होगा वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, प्लस ड्यूरेबल भी हो जाएगा। उसके जो फैब्रिक्स का जो क्वालिटी है दैट वुड बी इनहेंस्ड। Okay, so this was all over about the applications of the nanotech. So just have a brief idea कि इसका use electronics, energy यानी मेडिकल में आ जाएगा, फिर इन्वायरमेंट में आ गया, फिर आपके एडिबल्स में आ जाएगा, एंड आपके टेक्सटाइल में आ जाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक कि आपका जो डे में 24 आवर्स होते हैं उसमें जो भी यूजफुल आपकी चीजें रहती है, यूजफुल अप्लायंसेज है, आपका फूड है, क्लॉथ है, जितना भी चीजें आपकी रेंज पे रहती है उन सभी का इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है नैनो टेक से। ओके देन देयर इज वन मोर आर्टिकल अबाउट द ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। सो ये नैनो टेक पे ही बेस्ड है। तो इसके अंदर क्या है, जो नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक लो कॉस्ट यानी कॉस्ट इफेक्टिव बायो कंपेटिबल नैनो जनरेटर बनाया है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में हर जगह होगी। मतलब देयर वुड बी नो नीड ऑफ इंस्टॉलिंग द there would be no need of the installation of the towers and जितने भी वो हाई मैकेनिकल की पावर रेंजेस लगते हैं उनको लगाने का ना there would be no need. Why? So because वो एक वाइब्रेशंस के थ्रू होगा, वाइब्रेशंस जो है वो हर जगह लाइक इट इज मोर और लेस यूबिक्विटस हो जाएंगे ना वाइब्रेशन, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी। तो उससे क्या अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस होंगे और बाहर भी होंगे, तो जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर वाइब्रेशंस होंगे दैट वाइब्रेशन वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द एनर्जी। सो मैकेनिकल से वो एक एनर्जी फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसका इनिशिएटिव है, डीएसटी का। अगेन डीएसटी फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, एंड ये प्रिंसिपल कौन सा इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज है, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से उसको ना लाइक दे कन्वर्ट इट इनटू द वाइब्रेशन, सो दैट आपको कोई एक मीडियम की जरूरत ना पड़े एंड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। तो इसमें ये एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट से कन्वर्ट होते हैं, ऑप्टिक मीडियम वी कॉल इट। तो लाइट वाला जो मीडियम होता है ना, तो वो इसके थ्रू में लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो लाइट से चलते हैं वो वाले। So it was all about today's lecture, and we have completed the chapter 1 and 2 of the PT 365 Science and Tech, and tomorrow we would be starting with the third or fourth chapter. Like whatever would be the schedule would be updated in the channel, and the lecture would be uploaded soon on the YouTube, so you can just watch out there as well. And PT 365 of the culture has been already completed. So thanks a lot for joining the session.